पर्यावरण विज्ञान और दर्शन से संबंधित एक टॉपिक आर्थिक विकास और मानवीय दृष्टिकोण, इसके बारे में जानेंगे। आर्थिक विकास और मानवीय दृष्टिकोण एक दूसरे से अंतर संबंधित विचारधाराएं हैं। अगर आर्थिक विकास की परिभाषा को लिया जाए तो आर्थिक विकास उस विकास को कहते हैं जिसके अंतर्गत किसी देश के प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधनों का दोहन या उपयोग इस प्रकार किया जाए कि विज्ञान और तकनीक के द्वारा प्राकृतिक और मानवीय संसाधन एक उपयोगी साधन या संसाधन के रूप में विकसित हो जाए। और आर्थिक विकास के अंतर्गत किसी देश के प्रति व्यक्ति की जो आय है उसका एक जो स्तर है न्यूनतम बना रहता है, जिसके द्वारा उस व्यक्ति का जो आर्थिक विकास सुनिश्चित होता है, साथ ही साथ उस व्यक्ति के आर्थिक विकास के द्वारा देश का आर्थिक विकास सुनिश्चित होता है। अगर भारत देश के संदर्भ में लिया जाए तो इस समय वर्तमान में जो देश के नीति निर्माता हैं उन्होंने तात्कालिक आवश्यकता और वर्तमान संकट और इनके उपाय जैसे शब्दों को ही कार्यान्वित किया है या उनका व्यवहारिक रूप में उपयोग किया है। और इस समय आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे शब्दों को नकारा जाए और जो तात्कालिक आवश्यकता और वर्तमान संकट का उपाय जो शब्द या वाक्य हैं इनके जगह स्थायी समाधान को तलाशा जाए। जैसे इस समय भारत में अगर जो समस्याओं की बात की जाए तो उसमें भ्रष्टाचार, निरक्षरता, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य प्रणाली, गरीबी, जलवायु परिवर्तन की समस्या, घटता भूजल स्तर, प्रदूषण की समस्या, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या, महिला साक्षरता और महिला सशक्तिकरण की समस्या, बेरोजगारी की दर की समस्या, कृषि संकट, बाढ़, सूखा और लंबित न्यायिक व्यवस्था और जीडीपी आदि की समस्या देश के सामने मुख्य मुद्दे हैं। और इनके मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर इनका हल तलाशने की आवश्यकता है। जैसे भारत में इस समय न्याय संगत अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है और साथ ही साथ न्याय संगत अर्थव्यवस्था के लागू होने पर या इसे व्यवहारिक रूप से लागू करने पर आय की असमानता को कम किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए जो वैश्विक असमानता रिपोर्ट उसमें बताया गया है कि भारत विश्व के सर्वाधिक आर्थिक असमानता वाले देशों की श्रेणी में है। उदाहरण के लिए भारत में शीर्ष 10% लोग हैं, उनके पास कुल राष्ट्रीय आय का 57% भाग निहित है और इसमें से भी जो लोग हैं उनके पास कुल राष्ट्रीय आय का 22% भाग पर कब्जा है। और जो कोविड महामारी का जो काल आया वो अरबपतियों के लिए स्वर्ण काल सिद्ध हुआ, क्योंकि इससे ये सिद्ध हुआ कि जिंदा रहने के लिए मानवीय स्किल और मानवीय कौशल का पाठ्यक्रम उसे शिक्षा में शामिल करने की आवश्यकता है। इस पाठ्यक्रम को जब तक एक व्यवहारिक पाठ्यक्रम के रूप में शिक्षा में शामिल नहीं किया जा सकता तब तक एक आदर्श और चक्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करना मुश्किल है। प्रश्न ये उठता है कि जो समस्याएं हैं उनमें से किसे सर्वप्रथम हल करने की प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि कोविड महामारी के कारण स्वास्थ्य के प्रति विश्व भर में चेतावनी जारी हुई और जलवायु परिवर्तन के जो दुष्प्रभाव जो देखने को मिल रहे हैं उसके अंतर्गत जीवाश्म ईंधन के स्थान पर नवीकरणीय ईंधन स्रोत को अपनाने के लिए विश्व भर में एक अभियान चल रहा है। और अगर डार्विन सिद्धांत के आधार पर अगर खेती की बात की जाए या कृषि विकास की बात की जाए तो किसान की आय को बढ़ाने के लिए जो अर्थशास्त्री हैं वो ये बताते हैं कि सिंचाई के लिए बड़े बांध बनाए जाएं और साथ ही साथ आर्थिक विकास के लिए और पलायन रोकने के लिए उद्योगों की स्थापना की जाए। सब अलग अलग तरीके बताते हैं, लेकिन इन तरीकों के द्वारा किसी भी समस्या का अभी तक स्थायी समाधान हासिल नहीं हुआ है। और इस देश में जो एक कृषि प्रधान देश है जिसमें लगभग 75% जनता कृषि पर निर्भर करती है, ऐसे देश में अहिंसात्मक कृषि या जैविक कृषि या सतत कृषि के विकल्प की बात कही गई है, जिसमें जैव विविधता का संरक्षण हो सके, जो मृदा क्षरण उसका समाधान हो सके और जो भूजल क्षरण है कुपोषण की समस्याओं का हल हो और कुपोषण की समस्या का हल हो सके। अतः सरकार को ये चाहिए
कि कृषि को केंद्र में रखकर ही योजनाएं बनाई जाएं और जिसके द्वारा सरकार का जो व्यवहारिक सिद्धांत है सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, यह व्यवहारिक रूप में कार्यान्वित हो सके। देश में अभी तक जो आर्थिक विकास की योजनाएं बनी उनमें कोई स्थायी समाधान जो समस्याओं का अभी तक हासिल नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए सन 1960 के दशक में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। भारत में मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि विकास के लिए और खाद्यान्न की जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए हरित क्रांति के द्वारा सन 60 और सन 70 के दशक में जो खाद्यान्न की क्रांति आई, अर्थात गेहूं की क्रांति आई, गेहूं उत्पादन की क्रांति आई, उसके द्वारा जो खाद्यान्न की समस्या थी सन 60 के दशक से पहले उसका समाधान हुआ और देश या राष्ट्र खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। साथ ही साथ खाद्यान्न को निर्यात करने की भी स्थिति में आ गया जो अब भी है। लेकिन खाद्यान्न की समस्या थी, उसका हल होने के साथ ही साथ उसके दुष्प्रभाव भी सामने आए, जैसे जो भूक्षरण की समस्या थी वो आगे चल के सामने आई पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कृषि भूमि के मामले में। साथ ही साथ जो भू जल स्तर दोहन, उसका अत्यधिक दोहन हुआ जल का, जिसके द्वारा भू जल स्तर काफी नीचे चला गया और साथ ही साथ खादों और रासायनिक खादों और रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक जैव कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से जो फसल चक्र प्रभावित हुआ। साथ ही साथ मानव में कई प्रकार की बीमारियां पैदा हुई है। तो भारत की जो विशाल जनसंख्या है भारत सरकार के लिए एक दायित्व बन जाती है, क्योंकि भारत की आबादी पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 17% है और भारत के पास जो स्थलीय भूभाग है पूरे विश्व का, उसका केवल 2.4% भाग क्षेत्रफल ही भारत के पास है। अगर जल संसाधनों की बात की जाए तो विश्व का संपूर्ण जो जल संसाधन उसका केवल 4% जल संसाधन भारत के पास है। इसलिए जल संकट की समस्या भारत के सामने दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और अगर प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता की बात की जाए तो 1951 में भारत के पास प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 5470 घन मीटर थी, जो कि सन 2011 में घटकर प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1545 घन मीटर रह गई। अर्थात 60 वर्षों में लगभग 70% प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में गिरावट आई। इसके द्वारा जल संकट की समस्या भारत के सामने दिनों दिन उभर रही है। और जो एक एनजीओ है गैर सरकारी संगठन CSE अर्थात सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में जो 4 बड़े जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, अर्थात बायोडाइवर्सिटी वाले क्षेत्र हैं, जैसे उत्तर पश्चिमी हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, मुख्यतः मालाबार क्षेत्र और अंडमान निकोबार, इसका 90% हिस्सा नष्ट हो गया है पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण क्षरण के कारण। और शिकागो यूनिवर्सिटी ने अपनी एक रिपोर्ट दी है वायु गुणवत्ता सूचकांक के संदर्भ में। इसमें बताया गया है भारत विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश है और जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है वो भारत पे सर्वाधिक पड़ा है, भारत की जलवायु पर। और भारत का जो औसत तापमान है ग्लोबल वार्मिंग के कारण सामान्य से 0.91% बढ़ गया है। और साथ ही साथ जो नवंबर का महीना है पिछले एक दशक में चौथी बार नवंबर 2021 सर्वाधिक गर्म महीना माना गया है। और अगर विश्व की अगर खाद्यान्न उत्पादन की बात की जाए, अगर उसके संकट की बात की जाए और उसके समाधान की बात की जाए तो विश्व की जो 87 प्रमुख फसलें हैं जिनके द्वारा मानव का पेट पालन होता है वो कीट परागण और पशु पक्षी परागण के द्वारा संचालित होती हैं और जिसके द्वारा फसलों की उत्पादकता निरंतर बनी रहती है। लेकिन इनकी उत्पादकता निरंतर बनाए रखने के लिए आवश्यक है भारत के संदर्भ में कि ऐसे कीटों का संरक्षण किया जाए और उनकी जैव विविधता को क्षरित होने से बचाया जाए और उनकी जैव विविधता के संरक्षण पर ध्यान दिया जाए। साथ ही साथ जो विलुप्त कीट प्रजातियां हैं या पशु पक्षियों की प्रजातियां हैं उनके संरक्षण पर भी ध्यान देना आवश्यक है।
अगर पर्यावरण संरक्षण संबंधी कानूनों को अगर वैश्विक संदर्भ में देखा जाए तो इसे पूरे विश्व में देशों की आर्थिक स्थिति के अनुसार लागू किया जाए। इसमें विकसित देशों के लिए अलग संदर्भ में लागू किया जाए और विकासशील देशों के लिए आर्थिक सहायता के संदर्भ में लागू किया जाए, और पर्यावरण से जो खिलवाड़ है उसे अंतर्राष्ट्रीय अपराध घोषित किया जाए। अगर पर्यावरण क्षरण के लिए जिम्मेदार देशों की बात की जाए, इसमें मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोपीय देश और साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश सर्वाधिक दोषी माने जाते हैं। अगर आइंस्टीन के कथन को लिया जाए तो आइंस्टीन ने कहा था, दुनिया भर में जो विकास निजी पूंजी वाले एक छोटे से कुलीन वर्ग और चंद देशों की मुट्ठी में सिमट कर रह गया है, और निजी पूंजी की इस शक्ति को लोकतांत्रिक रूप से संगठित राजनीतिक समाज भी प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं कर सकता है। अगर भारत के संदर्भ में समाधान की बात की जाए तो देश के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन या उपयोग देश की पर्यावरणीय क्षमता के आकलन करने के बाद ही किया जाए। जैसे उदाहरण के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन सिद्धांत को भारत सरकार ने कानूनी रूप में लागू किया है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में कोई बड़ा उद्योग लगाया जाता है तो उस उद्योग के लगाए जाने पर उस क्षेत्र विशेष पर या उस क्षेत्र के भौगोलिक पर्यावरण पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है उसका आकलन किया जाता है। उसके बाद ही उस बड़े उद्योग या भारी उद्योग को लगाने की अनुमति प्रदान की जाती है। और इसके लिए दूसरा समाधान ये है कि देश में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भू प्रदूषण के लिए अलग अलग कानून हैं, और इन कानूनों को एक समग्र कानून के रूप में प्रस्तुत किया जाए और लागू किया जाए, क्योंकि अलग अलग कानून होने की वजह से इन कानूनों को लागू करने के लिए व्यवहारिक और कानूनी समस्याएं आड़े आती हैं। और स्नातक और परास्नातक स्तर का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में पर्यावरण संबंधी व्यवहारिक पाठ्यक्रम की अनिवार्यता को शामिल किया जाए। साथ ही साथ विकास के लिए जो बड़ी बड़ी भारी भरकम योजनाएं हैं उन योजनाओं को एक क्षेत्र विशेष पर स्थापित करने के जगह स्थानीय मांग के आधार पर विकेंद्रित स्तर पर, लघु स्तर पर उनको लागू करने या उनको स्थापित करने पर जोर दिया जाए। साथ ही साथ गांधी दर्शन और गांधी दर्शन के सिद्धांतों पर आधारित भविष्यगामी योजनाएं बनाई जाए और उन्हें लागू किया जाए ताकि देश का समग्र विकास हो सके। तो ये तो हुआ आर्थिक विकास और मानवीय दृष्टिकोण।